भूगोल के दो पार्ट्स, एक को पढ़ते हैं प्राकृतिक भूगोल और एक को पढ़ते हैं मानव भूगोल। इसमें केवल मानव के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये क्लास 12th का है और ये क्लास 11th में है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ने में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सागर, महासागर जो भगवान ने बनाया है, महासागर, नदी, झरना, झील, ये तो हो गई केवल पानी से रिलेटेड। फिर उसके बाद भूमि से संबंधित मैदानी भाग, ठीक है, ये समतल भाग, ये सब हम लोग पढ़े हैं मैदान के बारे में। फिर इसके बाद ज्योग्राफी में ही हम लोग पढ़े हैं पूरी पृथ्वी, वन, ये सब हम लोग टोटल क्लास 11th में पढ़ कर के आए हैं। यानी जो भी भगवान ने बनाया प्राकृतिक भूगोल चली गई। अब हम लोग देखेंगे मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला इसमें आएगा कि मानव भूगोल पहले किसे कहते हैं, इसके कितने क्षेत्रों में बांटा गया। अब इसको भी बांटा गया है, तो इसकी व्याख्या जब 11th स्टार्ट करते हैं, मतलब पहला फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम समझाएंगे। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोगों से संबंधित है, तो हम लोगों की जनसंख्या आएगा ना, हम लोगों की जनसंख्या। फिर दूसरा जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब पढ़ेंगे, प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर। फिर हम लोग कौन कौन से काम करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम, 5 को इसमें पढ़ेंगे। पहले 3 को पढ़ के आए होंगे इकोनॉमिक्स में, 3 क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और नहीं तो क्लास 11th में भी पढ़ाए हैं। तो उसको 3, तो अब कितना पढ़ना है, सॉरी 5 क्रियाकलाप। तो थर्ड चैप्टर में प्रथम क्रियाकलाप, फर्स्ट सेक्टर, चौथा में सेकेंड और 5वां में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, मानव भूगोल। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि सर मानव भूगोल कहते किसे हैं। कॉपी निकाल लीजिए और लिखवाते हैं और लिखते चलिए। चलिए लिख लिए होंगे, ध्यान से समझिए। मानव भूगोल ये फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे लिखा है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। इनका जन्म हुआ था 1844 और 1904, मृत्यु हुई थी 1904 है। और रैटजेल महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। मानव भूगोल के दृश्य यानी हम लोगों का भूगोल, ठीक है, वातावरण से संबंध है। हम लोगों का जो भी क्रियाकलाप है सब किससे संबंधित है? वातावरण से। हम लोग इसको भूगोल में क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को भूगोल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग वही अपने आप को बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो हमारी संरचना कैसे हुई, हमारे अंदर कितने ऑर्गेन्स, अंग है, कौन कौन से अंग है, किस अंग का क्या क्या कार्य है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। और अभी हम लोग अपने बारे में कौन सा काम करते हैं, किस तरह काम नहीं करते हैं, किस वस्तु का, कोयला से क्या उपयोग करते हैं, पेट्रोल से क्या उपयोग करते हैं, डीजल का क्या उपयोग करते हैं, ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो यही कह रहा है हम लोग किससे संबंधित है? वातावरण से संबंधित है। जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं वो लोग हम पर, हम लोग उन पर। तो वो लोग तो निर्जीव वस्तु हैं, तो हम ही लोग उन पर डिपेंड रहते हैं। और रैटजेल की एक शिष्या थी, शिष्या मतलब लड़की थी, शिष्या, अमेरिकन भूगोलवेत्ता कू एलन सैंपल। इनका जन्म 1832 और मृत्यु 1932। बड़ी लंबी उम्र है, टोटल 100 साल। हाँ, लड़की कू एलन सैंपल। इन्होंने बताया मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील है। जिस तरह भूगोल में परिवर्तन होता रहता है पृथ्वी में, उसी तरह हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहता है। इसी कारण मानव तथा पृथ्वी का वातावरण परस्पर संबंध है। इसीलिए हम दोनों परस्पर संबंध है। इनका बहुत सिंपल सा कथन था उनसे, यानी
इनसे। इन्होंने क्या कह दिया कि हम लोग का जीवन जैसे परिवर्तन होता है उसी तरह पृथ्वी का भी परिवर्तन होता है, इसीलिए हम दोनों क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित है। मान के चलिए मौसम चेंज होगा तो मौसम के साथ साथ हम लोग भी चेंज हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। अभी ऐसे दिख रहे हैं मौसम है तो टोपी ओपी सब लगा करके एकदम अपने आप में फिट, आज जैसे ही गर्मी का दिन आ गया आउट। अब इसके जगह पर हाफ टी शर्ट्स और ये जैसे समय वैसा हम लोग भी बदला हो जाते हैं। ये इन दोनों का कथन था। अब यहाँ से दो टॉपिक्स फिर निकल के आते हैं, प्राकृतिक का मानवीयकरण और मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण, हम किस पर आधारित, प्राकृतिक वस्तु, हाँ जीव जंतु कह सकते हैं, सब प्राकृतिक है नहीं है। हम आप पे डिपेंड, आप उन पे डिपेंड, आप पिताजी पर डिपेंड, हम आप लोगों पर डिपेंड। अब हम आप पर डिपेंड कैसे हैं, हाँ पैसे देते हैं तो पैसे से हम अपनी जीवन बसर करते हैं। आप अपने पिताजी पर कैसे डिपेंड करते हैं, पढ़ने के लिए वो पैसे देते हैं, फिर पिताजी किसी और पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि वो जहाँ रोजगार करते होंगे उनको वहाँ से पैसे मिलता होगा। वो व्यक्ति कहीं और पे डिपेंड होता है कि वो सामान किसी और को बेचता होगा तो उसको पैसा मिलता होगा, फिर वो सामान जो खरीदता होगा वो सामान कहीं से खरीद के लाता होगा तो वो उस पर डिपेंड होगा। यानी हम एक दूसरे पर डिपेंड है। तो हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं पर डिपेंड है, तो उसको मानव, ये एग्जाम में आया था इस साल, मानव का प्रकृतिकरण क्या है। हो सकता है फिर आगे आप लोगों का आ जाए प्रकृति का मानवीयकरण क्या है, यानी अब प्रकृति ने हम लोगों को बनाया है, अगर अब हम लोग नहीं रहते प्रकृति का होता क्या, इस धरती पर हम लोग होते ही नहीं। वो 2012 में भी विनाश हो रहा था, हुआ नहीं। देखिए विनाश कहने का मतलब मनुष्य ही अपने आप का विनाशी है। नुकसान हुआ तो वो छोटा सा नुकसान हुआ, और किसी ने आके बम पटक के भाग गया तो उसके लिए वही कयामत है, उसके लिए वही विनाश है। कोई ज़रूरी नहीं है अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अचानक से धरती हिली, गिर गया, हम लोग इसी में दब करके मर गए, कयामत हम लोग के लिए यही है। कयामत अलग से आएगा, हम लोग का कयामत यही है। लोग कहते हैं अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा ना इस पे लिखा हुआ है ना इस पे लिखा हुआ है। अच्छा बुरा हमारे कर्मों में है, यही जीव है। अच्छा बोल दीजिएगा तो मिलाप हो जाएगा, यही बुरा बोल दीजिए तो मारपीट स्टार्ट कर देगा। बोली बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे ना इसमें लिखा हुआ है ना इस पे लिखा हुआ है, हमारे कर्मों में है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। ठीक है, एक दोहा है कबीर जी का, नहीं बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, आज जब ढूंढा आपने, जब खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। यानी मैं निकला था सब में बुराई ढूंढने के लिए तो बुरा कोई नहीं मिला, आज जब मैं खुद की तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला कि देखो अपने को छोड़कर हम सब में बुराई ढूंढ रहे हैं। तो सबसे बुरा व्यक्ति हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो याद रखना, ना 25 में ख़त्म होगा ना 50 में ख़त्म होगा। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा और जाएगा, काम खत्म। हम लोग आए हैं, ये धरती तब भी थी और ये धरती आज भी है। हम नहीं थे तभी भी ये धरती चल ही रही थी, हम नहीं रहेंगे तभी भी ये धरती चलती है। ये हमारे अंदर बस की बात नहीं है। हमें अपने आप पर घमंड नहीं होना चाहिए कि हम है तो धरती है। तो जब आप नहीं थे तभी भी धरती थी, और आप चले जाएंगे तभी भी धरती रहेगी। ये किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली। तो लोग बड़ा घमंड करते हैं, और जब भी कभी घमंड हो तो शमशान घाट में जा करके देख लेना, अच्छे अच्छे लेटे पड़े हैं, और कितने तो राख में मिल करके चले गए। तो यहाँ पे हम लोगों का है कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी हम लोग डिपेंड होते हैं प्राकृतिक पर। तो चलिए इस पर कथन को लिख लीजिए, आ जाएगा एग्जाम। अच्छा, पहले इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक बात कहता हूँ, मुझ में जादू है, मुझ में जादू है। आई हैव ए पावर एंड आई हैव ए मैजिक। हम बोलेंगे तो ये बात आप मानेंगे?
अभी हाथ बढ़ाएंगे ना तो हाथ लंबा होते जाएगा, ठीक है, और उसका टोपी निकाल कर अपने पास खींच लेंगे। नहीं मानेंगे ना? जब तक कोई देखा नहीं उसको माना नहीं। हम जब कहेंगे आप नहीं मानेंगे, वाकई में मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मानव का प्रकृतिकरण एक समय ऐसा था जब हम हर चीज से प्राकृतिक पर डिपेंड थे। खाना था तो कच्चा मांसी जानवर को शिकार किए, मारे और खा गए, कच्चा ही। धीरे धीरे अग्नि यानी आग जलाना था, पका कर खाना। पत्थरों को रगड़े, अभी रगड़िए ना, कोनो रगड़ेगा, इतना मेहनत करेगा, लगेगा भी नहीं। पहले का पत्थर भी वैसे ही था, तो अब उसके बाद रगड़ करके हो जाता था। लेकिन अभी तो सलाई वलाई दे देना तो कोनो मारेगा, ऐसे सलाई भी नहीं होता, खींचो दो, तुमको जलाने नहीं आता है, लो। तो समझ में आ रहा है ना? तो वो भी एक कला है कि ऐसे करके और तब जाकर जलाना। पहले ललटेन जलाया जाता था और ललटेन को जला करके हर घर में दिखाया जाता था और तब ले जा करके द्वार पे या फिर आंगन वगैरह में टांग दिया जाता था। वो एक समय था। और अभी इन्वर्टर वगैरह लाइट वाइट आ गई है, और लाइट आ गई तो वो बच्चा नहीं पढ़ता है सब। अब पहले ललटेन था तब लोग पढ़ लेते थे। दिया, ढेबरी बोला जाता था, ढेबरी। एगो क्या करते थे, बोतल ले लेते थे, बोतल में ऊपर छेद कर देते थे, और छेद करने के बाद साइकिल का ट्यूर का जो होता था ना, ट्यूर, उसको ट्यूर का उसमें जिसमें हवा भरा जाता है उसको ऊपर से निकाल लेते थे, अंदर से वो डोरी टाइप निकाल लेते थे, बत्ती, और अंदर तेल भर देते थे और ऊपर कस करके जला देते थे, सूती का कपड़ा, उसको करके लोग जला देते थे। अभी कौन करता है? कोई नहीं करता है, डायरेक्ट बिजली, और तब वो नहीं पड़ता। पहले उस समय के लोग पढ़ लिया करते थे। तो चलिए, उस समय हर एक चीज़ से हम लोग पर्यावरण पर डिपेंड थे। इसी को कहा जाएगा मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव किस पर? प्राकृतिक। हर एक चीज़ से, जानवरों को मारना, अरे जिस चीज़ से मारते थे वो भी पत्थर उत्थर। बाल काटना होता था तो क्या कैंची था उस समय? नहीं। जब आदि मानव शिकार करते थे तो कई बार जानवर उनका बाल नोच लेते थे, या बाल ही आ जाता था कि वो बड़ा था तो बांध देते थे बड़ा। और जब वो जान गए कि इसको काटना भी जाता तो बाल रख करके पत्थर से एगो रख देता था, एगो पत्थर से उसको काट काट के छोटा करता था। अब पहले हम लोग दोनों हाथों से ऐसे ऐसे दौड़ते थे, लेकिन जब थोड़ा सा हुए सब ये दोनों पैर पर आ गए तो हमारी स्पीड और स्पीड हो गई, तो हम लोग दोनों पैर पर आ गए। ये 11th में पढ़ाए हैं सब। तो दोनों पैर पर आ गए और तब हम लोग दौड़ना शुरू कर दिए। तो हम लोग हर एक चीज़ से प्राकृतिक पर पहले डिपेंड थे, लेकिन एक पहला ये सिद्धांत था। लेकिन अब क्या हो गया, हम आधुनिक समय में प्राकृतिक का मानवीयकरण हो गया है। यानी अब मनुष्य सोचता है कि हम प्राकृतिक पर विजय पा सकते हैं। इस संदर्भ में दो बातें हैं। पहला, संभववाद। संभववाद के देने वाले थे लुसियन फ्रेवे। एक व्यक्ति थे लुसियन फ्रेवे, उसी ने संभववाद को लिखा। अपना एक पुस्तक था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, उनकी पुस्तक का नाम है। उनके पुस्तक का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। 1925 में इन्होंने दिया था। और 1925 में इन्होंने बताया कि हम लोग ना अगर अपना माइंड लगाए ना तो हम लोग बिना प्राकृतिक वस्तु पे डिपेंड हुए उसी वस्तुओं का उपयोग करके आगे काम कर सकते हैं। जैसे आज पहले लोग सोचते थे कि पौधों को होने के लिए घर के बाहर पेड़ लगाएंगे। मनुष्य ने दिमाग लगाया, एक ताला दो ताला पर चढ़ जाता है और उस पर पोट ओट लग कर मिट्टी बिछा करके पौधा उगाना शुरू। दिमाग लगाए ना उसके लिए कुछ ना कुछ। अब हम लोगों ने सोचा कि बच्चे को पालने पोसने के लिए माता पिता की ज़रूरत है। अब नहीं, घर में एक नैनी या दाई माँ आ जाती हैं, माँ उसको पालती ही नहीं हो। माँ हो गया बच्चा, घर पर रख दिया, चली गई
ऑफिस में, एक घर में नैनी या दाई माँ उसी को पाल रही है, खिला रही है, डायरेक्ट नहीं, उसी को माँ बोल देता है, सेकेंड मदर, उसी को माँ मान के चलता है। खासकर तो ये फिल्मी दुनिया में ज़्यादा होता है। उसको करने के लिए एक अलग से औरत रखा होता है कि जो बच्चे की देखभाल करेगी। माँ उसका नहीं पूछेगी, ना पूछेगी, ना नाक पूछेगी, ना कुछ पूछेगी, सब उसकी नैनी माँ पूछेगी। तो यही सब काम हमारे यहाँ हो रहा है, यानी हर चीज़ को हम लोग बदल रहे हैं। यहाँ से वहाँ जाना होता तो लोग पहले पैदल जाते थे, ये सब अब करे भाई पैदल कौन जाता है, दिमाग लगाए हैं, गाड़ी बनवा लिए हैं, क्रेन ऑपरेटर बना दिए हैं, रोबोट बना लीजिए, खाली बैठे रहेंगे, खाना खिलाएगा हमको, हाथ वो नहीं उठाएंगे, हाथ भी नहीं उठाएंगे, वो हमको खाना खिला देगा। एक से एक हम लोग जितने जितने समय आए हैं, समय के साथ अलग अलग आलसी हो गए हैं। तो इसी में हमारे पास दो आ गया। लुसियन फेवरे ने संभववाद का दिया। अब थोड़ा सा एग्जाम में लिखेंगे कैसे, जो बताए हैं वैसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की विचारधारा मानवीय चयन, मानव स्वतंत्र के महत्ता देती है। हम स्वतंत्र हो जाते हैं, डायरेक्ट पर्यावरण की वस्तु का उपयोग नहीं करते। ये किताबी भाषा है जो लुसियन फेवरे ने कहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री 1925 में। उन्होंने ये बुक लिखा था? नहीं, संभववाद का नाम दिया था। ये बुक, हाँ ये बुक उन्होंने लिखा था। ये किताब का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, एक किताब है। उसी किताब में इसको क्या नाम दे दिया था, संभववाद। दूसरा चलते हैं हम लोग, नौ निश्चयवाद। ये ऑब्जेक्टिव्स में आया था। नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं? तो मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की विचारधारा यह बताती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन एवं मानव पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसको दिया था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर एक व्यक्ति का नाम था टेलर। उस टेलर ने क्या दिया था, ये नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि नौ निश्चयवाद और इसके विचारधारा किसने दिया, टेलर ने, और संभववाद का विचारधारा लुसियन फेवरे ने। पहले इसको पढ़ते हैं कि ये नौ निश्चयवाद क्या है। एक नया विचारधारा कि हम लोग अगर चाहे ना तो पृथ्वी के नियम, जैसे रोटेशंस मुड़ रही है या पृथ्वी का इसके बाद ये चीज़ होता है, वो चीज़ उस पर डिपेंड होता है, इस सब चीज़ों का उपयोग कर करके हम उस पर बदलाव ला सकते हैं, हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को किसने कहा, टेलर ने कहा। इसी को हम लोग नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में वो कैसे पूछेंगे? नौ निश्चयवाद किसने दिया था, टेलर ने। अब समझ में आ गया इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा। अब आपसे हम कहते हैं क्या ये विचारधारा, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये लोग विचारधारा दी हैं, क्या वो सही है या गलत है? सही है। कैसे सही है, कैसे, कोई कुछ बताओ। अगर सही है तो कैसे, गलत है तो कैसे? हो गया, अब बताते हैं। जहां हमने एक तरफ अगर बुराई की बात करें तो जहां एक तरफ हमने प्रगति किया है, वहां एक तरफ से बर्बादी तो भी तो किया है। आज कई जानवर मर रहे हैं, अनेक तरह की बीमारियां हो रही है। पहले के लोग 100 साल जीते थे, अब का 60 साल जीने में हालत ख़राब हो रहा है। पहले के चीज़ों में और अब के चीज़ों में खान पान, पहले आम जोते थे एकदम पेड़ पर से तोड़े खा लिए, अब कार्बाइड में पका करके खा रहे हैं, यानी केमिकल्स वाला चीज़ें यूज कर रहे हैं। मम्मी बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, यानी हर एक चीज़। तो खैर जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। अब अच्छाई क्या है, पहले के खाना बनाने में 50 घंटा समय लगता था। गज में पत्ती बीन के लाइए, घर पे रखिए, चूल्हे पर खाना बनेगा, टाइम लगेगा। अब 2 मिनट में मैगी तैयार, खाइए और जाइए। बर्गर तैयार, पिज़्ज़ा तैयार। अब वो जाइए रेस्टोरेंट में घुसिए, लेकर के चले जाइए। एकदम नया नया तरीका। और पहले ये सब बड़ा मुश्किल था, तो इस तरह से अच्छा भी हुआ। पहले यहाँ से दिल्ली जाना होता तो बस हो गया 10-15 दिन का छुट्टी, पैदल लोग जाते थे। धीरे धीरे नहीं हुआ तो गाड़ी वाड़ी ये सब स्टार्ट करना शुरू किया। गाड़ी के बाद भी लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़े। तो और अब तो जाना होगा तो ट्रेन से भी स्पीड
हवाई जहाज। तो जैसे जैसे समय आया हम लोगों ने परिवर्तन किया, तो समय के साथ अगर हम लोग बदलाव न किए तो फिर ये भी तो बुरा है ना, इसलिए ये अच्छा है। समय के साथ हम लोगों में बदलाव हुआ। तो ये भी एक किसी शायर ने कहा है कि समय रहते बदल जाइए तो ठीक, समय ने आपको बदला तो बड़ा तकलीफ होगी। ठीक है, समय रहा तो बदल जाइए, समय ने आपको बदला तो बड़ा तकलीफ होगी। लोग कहते हैं कि शादी के बाद बदल गए हैं, कैसे नहीं बदले व्यक्ति? आप बताइए कैसे कोई ना बदले शादी के बाद? जो व्यक्ति सिंगल था डबल हो गया है, जो अपने लिए कमाता था खाता था अब वो 2 परिवारों के लिए कमाता है खाता है, जो कहीं जाने से पहले किसी का नहीं भेदभाव करता था, मम्मी से पूछता था अब किसी और से पूछ रहा है, पहले उसका एक था अब वो परिवार बढ़ेगा, अब उसको बेटी की शादी करनी होगी, बेटे के लिए पढ़ाई का खर्च, मतलब बहुत सारा। तो कैसे नहीं बदले? और जो कह रहा है हम नहीं बदले हैं तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है। वो पहले के पहले ही जैसा है, घुमक्कड़ था घुमक्कड़े है, और जैसे अपने स्वभाव को नहीं समझ रहा था अभी भी वैसे ही है, तो समझो बुरा है। जिम्मेदारियों का बोझ वो नहीं लिया है। अगर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया इसका मतलब वो बदल गया। तो कह रहे नहीं हम तो शादी के पहले भी जिम्मेदारी वाला थे, ऐसा नहीं है। किसी और व्यक्ति का जिम्मेदारी लेकर के आप नहीं ना बैठे थे, अब लेकर के बैठे हैं। तो इस तरह से समय बदला। चलिए तो और अलग अलग विचारधाराएं देखते हैं कि इसके बाद भी कौन कौन विचारधाराएं आते हैं। लोगों के विचार, विचार मतलब व्यवहार। लोगों का विचार क्या क्या हो सकता है? मेरा विचार है हम लोगों का भलाई करे, कोई लोग सोचते हैं कि मेरा इनकम ज़्यादा हो, कोई लोग समाज की भलाई करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो समाज की भलाई के बारे में सोचे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो चलिए ध्यान से, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कल्याण परक भूगोल, यानी जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचे, अर्थात भलाई के बारे में सोचे, अर्थात भलाई के बारे में सोचे। एक है मानवतावादी भूगोल, यानी घटनाओं और संगठन बना करके रहे। जैसे बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रहा है, बहुत ज़्यादा घटना घट रहा है, तो लोग एगो संगठन बना लेते हैं और उस संगठन द्वारा उसका काम, उस समस्याओं का निदान करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मानवतावादी भूगोल। तीसरा है आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा। जैसे हमारे पास सबकी एक कॉमन सी हो जाती है, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, इसीलिए इसको रेडिकल कहा जाता है। मानववादी, हाँ वही मानववादी भूगोल या मानवतावादी भूगोल। चलिए इसके बाद है व्यवहारवादी भूगोल, जिसमें हम लोग होता है व्यवहार मतलब हमारा हो सकता है दूसरा काम करने का तरीका हो, आपका दूसरा काम करने का तरीका हो, हम ऐसे करते हो तो आप ऐसे, या हम ऐसे तो आप ऐसे, या कोई ऐसे, सबका अलग अलग है लेकिन मानते तो एक ही को मानते हैं। अब तरीका अलग अलग बदल देते हैं। हम बुद्ध को बना करके पूज रहे हैं, मूर्ति को, ठीक है, तो कोई लोग डायरेक्ट 5 वक्ती नमाज पढ़ रहे हैं, तो कोई लोग चर्च में जाकर कैंडल जला रहे हैं। अब कोई लोग